विद्यार्थियों, यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम इस वीडियो में प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसका सबसे पहले टॉपिक अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, इसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का संबंध है धन से और वहीं शास्त्र का मतलब है ज्ञान की शाखा से। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र है तो उसका अर्थ ये हुआ कि इसका संबंध ज्ञान की उस शाखा से है जिसमें धन और धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। विद्यार्थियों, इकोनॉमिक शब्द ग्रीक भाषा के OIKONOMIKOS ओइकोनॉमिकोस से बना है, जिसमें OIKOS इसका मतलब है होम, घर से है, और NOMOS इसका संबंध है मैनेजमेंट, प्रबंध से है। तो इस प्रकार जो इकोनॉमिक्स शब्द है उसका मतलब ये हुआ कि घर या परिवार के प्रबंधन से है। जिस प्रकार एक परिवार अपनी असीमित आवश्यकताओं को मैनेज करता है, उसी प्रकार से समाज भी ऐसा ही करता है। तो इस प्रकार जो अर्थशास्त्र है वो आर्थिक समस्याओं का अध्ययन है जो हमारी आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन की दुर्लभता तथा दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के कारण उत्पन्न होते हैं। यह दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन पर केंद्रित है, जिससे कि हमारा आर्थिक कल्याण अधिकतम हो। अब इसमें अर्थशास्त्र की विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी हैं। तो इसमें हम 4 परिभाषाएं, जिसमें पहली है वेल्थ, धन की परिभाषा, जो कि एडम स्मिथ ने दी थी, वो भी पढ़ेंगे। दूसरी वेलफेयर, कल्याण की परिभाषा, जो कि अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, इसका भी अध्ययन करेंगे। और तीसरी परिभाषा स्केर्सिटी, दुर्लभता की परिभाषा, जो लियोनल रॉबिन्स ने दी थी। और लास्ट में डेवलपमेंट, विकास आधारित परिभाषा, जो कि सैमुअल से दी थी। तो ये 4 प्रकार की जो परिभाषाएं दी गई है विभिन्न अर्थशास्त्रों के द्वारा, इसका हम अध्ययन इसमें करेंगे। तो सबसे पहले है एडम स्मिथ की, जो कि उन्होंने धन की दी थी। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी 1776 में, जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों के धन के स्वरूप एवं कारणों की खोज। तो एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्री अपने सिद्धांतों में इस बात का परीक्षण करते हैं कि मनुष्य धन का उत्पादन और उपभोग किस प्रकार करते हैं। तो एडम स्मिथ के अनुसार जो अर्थशास्त्र है वो धन का विज्ञान है, इसने धन के ऊपर बल दिया है। तो जो एडम स्मिथ की परिभाषाएं थी उसमें मुख्य विशेषता ये हो गई कि जो पहली है, मानवीय सुखों का एकमात्र आधार धन है। एडम स्मिथ का ये मानना था कि जो मानवीय सुख है उनका एकमात्र आधार क्या है, धन ही है। दूसरा है, व्यक्तिगत समृद्धि से ही राष्ट्रीय धन एवं संपत्तियों में वृद्धि संभव है। तीसरा, धन ही अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री का केंद्र बिंदु है, मनुष्य का स्थान गौण है, क्योंकि एडम स्मिथ ने धन के ऊपर ही बल दिया है और उसने मानव कल्याण को छोड़ दिया है। फिर है, मनुष्य स्वहित अथवा स्वार्थ से प्रेरित होकर आर्थिक क्रिया करता रहता है। तो उसका एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि वो अधिक से अधिक धन कमाए, क्योंकि
एक व्यक्ति धन कमाएगा, उससे ही जो राष्ट्र है उसकी संपत्ति में वृद्धि होगी। इसकी आलोचनाएं, पहली है धन पर आवश्यकता से अधिक बल, क्योंकि जैसे हमने एडम स्मिथ की परिभाषा पढ़ी, इसमें एडम स्मिथ धन के ऊपर अत्यधिक बल दिया है और जो मानव कल्याण है उसको छोड़ दिया है। तो धन जो है वो साध्य नहीं है बल्कि साधन ही है। दूसरा है मानवीय कल्याण गौण। मानव कल्याण की प्राप्ति में जो धन की भूमिका होती है वो साध्य की नहीं बल्कि साधन की होती है। फिर है मनुष्य सदैव धन की प्रेरणा से ही कार्य नहीं करता, क्योंकि इस परिभाषा में ये माना गया था कि जो मनुष्य है उसका एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, धन ही कमाना होता है, बल्कि जबकि उसका वही एक कार्य नहीं होता है, बल्कि वह दया, प्रेम तथा देशभक्ति आदि भावनाओं से भी प्रेरित होता है। तो जो एडम स्मिथ की परिभाषा थी उसने धन के ऊपर अत्यधिक बल दिया था, लेकिन धन को अत्यधिक महत्व देने के कारण उसकी परिभाषा को हम सही नहीं मान सकते, क्योंकि एडम स्मिथ ने धन के ऊपर अत्यधिक बल देकर उसने मनुष्य की उपेक्षा की गई है उनकी परिभाषा में। इसलिए जो अल्फ्रेड मार्शल थे उन्होंने मनुष्य और मनुष्य के आर्थिक कल्याण पर अत्यधिक बल दिया है। तो उनकी जो परिभाषा है वो आर्थिक कल्याण से संबंधित है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र जीवन की साधारण दिनचर्या में मानव के कार्यों का अध्ययन है। यह व्यक्ति तथा समाज के कार्यों के उस भाग की समीक्षा करता है जो सुख व कल्याण के लिए आवश्यक भौतिक साधनों की प्राप्ति और उनके उपभोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो जो मार्शल की परिभाषा है, मार्शल ने माना कि धन जो है केवल साधन मात्र है, मनुष्य का कल्याण साध्य है। धन मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धन के लिए। तो जो इनकी परिभाषाएं थी उसकी मुख्य विशेषताएं हैं कि इन्होंने मनुष्य और मानव कल्याण पर अधिक जोर दिया है, क्योंकि इनका यह मानना था कि धन केवल साधन मात्र है और मनुष्य का कल्याण साध्य है। मनुष्य के भौतिक कल्याण पर बल दिया गया है। भौतिक कल्याण भौतिक वस्तुओं के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि से है। और अंतिम है भौतिक कल्याण को मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है। तो जो मार्शल थे उनकी जो मेन परिभाषा है उसका निष्कर्ष यही है कि मार्शल ने मानव कल्याण के ऊपर इन्होंने अपनी परिभाषा दी थी, और उनका मतलब ये था कि मानव अर्थशास्त्र में हम मानव कल्याण से संबंधित जो उसका अध्ययन करते हैं। इसकी आलोचनाएं, पहली है कल्याण को मापना असंभव है, क्योंकि जो कल्याण है एक भावनात्मक परिकल्पना है जिसको हम माप नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने माना था कि हम भौतिक कल्याण को मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है, जबकि मानव कल्याण जो है एक भावनात्मक है, इसको हम नहीं माप सकते। फिर है अर्थशास्त्र का संबंध हमेशा मानव कल्याण से नहीं होता, क्योंकि जो रॉबिन्स थे उनके अनुसार अर्थशास्त्र का कल्याण से कोई संबंध नहीं होता। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि कोई अगर शराब बेचता है तो ये एक आर्थिक क्रिया है, लेकिन यह मानव कल्याण में वृद्धि नहीं करती बल्कि उसमें कमी करती है, लेकिन फिर भी हम इसका अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। अब तीसरी परिभाषा है जो दुर्लभता से संबंधित है, वो परिभाषा दी थी लियोनेल रॉबिन्स ने। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र
वह विज्ञान है जो अनेक उद्देश्यों और वैकल्पिक उपभोगों वाले दुर्लभ साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार जो रॉबिन्स की परिभाषा है उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो है, एक तो है असीमित आवश्यकताएं, दूसरी सीमित साधन और तीसरी है साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। तो जो असीमित आवश्यकताएं हैं इसका मतलब है जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो क्या होती है, असीमित होती है। जैसे एक आवश्यकता खत्म होती है दूसरी ऑटोमेटिक ही जनरेट हो जाती है। दूसरा है सीमित साधन, जो मनुष्य है उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए उसके पास में साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। अब वह क्योंकि उसकी आवश्यकता अनंत होती है तो वो इस प्रकार से अपने साधनों को मैनेज करता है, जो सबसे ज़रूरी जो उसकी ज़रूरत है उसको वो सबसे पहले पूरा करेगा और बाकी को सबके बाद में पूरा करता है। फिर साधनों के वैकल्पिक प्रयोग, उसके पास साधन तो हैं लेकिन साधनों के प्रयोग भी क्या है, वैकल्पिक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कोई भूमि का टुकड़ा है, अगर उसका भूमि का टुकड़ा है तो वो उस भूमि के टुकड़े पर या तो मकान बनवाएगा या कोई कारखाना लगा सकता है या खेती करेगा, इनमें से वो एक ही कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार से उसके साधन हैं उनका वो वैकल्पिक प्रयोग ही कर सकता है। तो इस प्रकार से जो चुनाव की समस्या उसके सामने रहती है और तो इसी का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। तो जो रॉबिन्स की परिभाषा है उसके अनुसार इसकी जो विशेषताएं हैं वो है चुनाव की समस्या से संबंधित क्रियाएं, चाहे भौतिक हो या अभौतिक, अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में सम्मिलित होती है। क्योंकि चुनाव की समस्या कब आती है, क्योंकि उसकी आवश्यकता क्या हो गई है, असीमित है, साधन क्या है, दुर्लभ है और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग है। तो इस प्रकार से वो क्या करता है, चुनाव की समस्या का सामना करना पड़ता है और चुनाव की जो समस्या है उसी का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं, ये रॉबिन्सन के अनुसार है। फिर है वास्तविक विज्ञान, इसकी आलोचनाएं आदर्शात्मक विज्ञान और मानव में विवेकपूर्ण निर्णय की प्रवृत्ति नहीं होती। तो जो रॉबिन्सन की परिभाषा है उसके अनुसार जो मानव है उसकी आवश्यकता असीमित है, साधन सीमित हैं और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं। तो इस प्रकार से उसे चुनाव की आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। तो जो चुनाव की समस्या है उसी का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अब है अंतिम परिभाषा जो कि सैमुअल्सन ने दी थी, विकास से संबंधित परिभाषा है। प्रोफेसर पॉल एच सैमुअल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र इस तथ्य का अध्ययन है कि व्यक्ति और समाज मुद्रा का प्रयोग करके या बिना मुद्रा को प्रयुक्त किए विभिन्न प्रयोगों में प्रयुक्त करने वाले दुर्लभ उत्पादक संसाधनों को एक समयावधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग करने और उसको समाज के विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों में वर्तमान व भावी उपयोगों में प्रयोग करने का चुनाव करते हैं। तो कुल मिलाकर जो सैमुअल्सन था उसके अनुसार साधनों की संख्या में वृद्धि करने की विधियों को अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इसकी जो परिभाषाएं, इनकी जो परिभाषाएं थी उसकी जो मुख्य विशेषता है वो यही है कि जो आधुनिक अर्थशास्त्री है बढ़ती हुई आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए साधनों की संख्या में वृद्धि करने की विधियों को अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। तो इस प्रकार से ये जो परिभाषाएं थी अर्थशास्त्र की वो 4 परिभाषाएं थी। जो पहली थी जो एडम स्मिथ जिनका संबंध धन से था, दूसरी मार्शल जिन्होंने कल्याण संबंधित परिभाषा दी, और तीसरी लियोनल रॉबिन्स की जिन्होंने दुर्लभ से संबंधित परिभाषा दी, और अंतिम थी विकास से संबंधित जो कि सैमुअल्सन ने दी थी।